दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जिसकी 1990 में 75 करोड़ आबादी ऐसी थी जो खता गुर्बत से नीचे रह रही थी। लेकिन फैक्ट एंड फिगर्स देखने के बाद एक ऐसा इकोनॉमिक मिरेकल होता है कि 2001 में वही पॉपुलेशन कम होकर सिर्फ 9 करोड़ रह जाती है, यानी 90 मिलियन। और उसके बाद फिर एक इकोनॉमिक मिरेकल होता है, वो ये आबादी 90 मिलियन से कम होकर सिर्फ 7.2 मिलियन रह जाती है। अब ये जिस मुल्क में बात कर रहा हूँ, पॉवर्टी की डेफिनेशन ये है कि जो बंदा $2.30 योमिया कमा रहा है, अगर उससे वो कम पैसे कमाता है तो बिलो द पॉवर्टी लाइन में जिंदगी गुजार रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चाइना की। दुनिया का ऐसा एक ऐसा मुल्क जिसने बहुत सारे मुल्कों से ज्यादा की आबादी के लोगों को पॉवर्टी बिलो द पॉवर्टी लाइन से ऊपर लेके आए और उनकी जिंदगी का स्टेटस बेहतर किया। आज हम बात करेंगे चाइना के बारे में। ये इकोनॉमिकल मिरेकल कैसे हुआ, कैसे चाइना ने करोड़ों लोगों को गांव से निकाल के शहरों में बात किया, और इस सारे काम में, इस सारे सिनेरियो में और इस सारे इकोनॉमिक मिरेकल में किस बंदे का हाथ था, किस सोच का हाथ था। और सबसे मेन किरदार जिसका नाम डैंग ज़ाओपिंग था। आज हम बात करेंगे राइज ऑफ चाइना की, कि चाइना ने कैसे अपनी आबादी को, इतनी बड़ी आबादी को खतरा गुर्बत से बाहर निकाला और कैसे वो आज एक इकोनॉमिक जायंट और एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनने जा रही है। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। आप सब लोगों को पता ही है जैसे कि चाइना कोई मुल्क नहीं था, चाइना एक डायनेस्टी थी पहले। जैसे बहुत सारी खिलाफतें गुजरी हैं, बहुत सारी एम्पायर्स गुजरी हैं, इसी तरह चाइना में भी एक डायनेस्टी चल रही थी ना। 1800 में, अर्ली 1800 में चाइना बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा था। दिन ब दिन नई रिसर्चेज हो रही थी, गन पाउडर से लेके कंपास तक, प्रिंटिंग से लेके पेपर तक, हर चीज के अंदर एक नई जिद्दत आ रही थी। लोग चाइना के साथ बिजनेस करना पसंद कर रहे थे। चाइना बहुत सारे स्पाइसेस एक्सपोर्ट कर रहा था दुनिया को। यहाँ पर इंटरेस्ट होती है फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की, यानी कि ब्रिटिश एम्पायर की। अब ब्रिटिश एम्पायर परेशान थी कि चाइना बहुत सारी चीजें हमारे मुल्क में बेच के जा रहा है, लेकिन उसके बदले में हमें कुछ नहीं मिल रहा, हमसे वो कुछ नहीं खरीद रहा। जिसकी वजह से बहुत सारा पैसा चाइना में जा रहा था, लेकिन चाइना से पैसा वेस्ट को नहीं आ रहा था। इस वजह से वेस्ट ने क्या काम किया कि वेस्ट ने अफीम को इंट्रोड्यूस करवाया चाइना के अंदर। मतलब अर्ली 1900 के अंदर चाइना की जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रही थी वो रुकना शुरू हो गई। उसकी रीजन सिर्फ एक यही थी कि ब्रिटिश एम्पायर उस पर हमले कर रहा था बहुत सारे, जिसकी वजह से बहुत सारा पैसा वॉर पे लग रहा था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रुक गई, जिद्दत रुक गई, लोग तरक्की कर। नेपोलियन ने एक बार कहा था कि चाइना इज अ स्लीपिंग जायंट, इसको लेटे रहने दो और इसको सोए रहने दो। अगर ये जाग गया तो ये दुनिया को हैरान परेशान करके रख देगा। आज हम जिस एरा में जिंदगी गुजार रहे हैं, वहां पर हम ये चीज अपनी जिंदगी में देख रहे हैं कि उस स्लीपिंग जायंट जो जागा है तो उसने कैसे पूरी दुनिया को अपनी हकीकत का बताया है, अपनी एग्जिस्टेंस का बताया है। हम बात कर रहे थे 1800 की, अर्ली 1800 मैंने बताया। अब अर्ली 1900 में चाइना की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रुक गई थी। चाइना के अंदर कोई तरक्की नहीं हो रही थी, पैसा सारा वॉर पे लग रहा था। उसकी वजह से इकोनॉमी को बहुत बड़ा धचका लग गया, गुर्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उसके बाद अर्ली 90s का मतलब वर्ल्ड वॉर शुरू होगी, और वर्ल्ड वॉर के अंदर चाइना ने यूएस को सपोर्ट किया अगेंस्ट जापानीज इंपीरियलिज्म के खिलाफ। अब जब आप किसी भी मुल्क के खिलाफ जंग लड़ते हैं तो जाहिर बात है आपका पैसा लगता है। चाइना ने अपनी जो थोड़ी बहुत इंडस्ट्री थी उसके अंदर अपने वेपन्स तैयार किए, ब्लैंकेट्स तैयार किए, क्योंकि सख्त सर्दी में जो जंग लड़नी पड़ रही थी तो उसके लिए ब्लैंकेट्स चाहिए थे। और उन्होंने दिन रात काम किया फैक्ट्रीज में। लोगों ने एक एक फैक्ट्री के अंदर 3-3, 4-4, 5-5 हजार लोग काम कर रहे थे। सिर्फ वेपन तैयार, यूनिफॉर्म्स तैयार हो रहे थे, ब्लैंकेट्स तैयार हो रहे थे, जिसकी वजह से मुल्क की इकोनॉमी को और धचका लगा। आफ्टर द वर्ल्ड वॉर इकोनॉमी जो है वो टोटल तबाह हो चुकी हुई थी। फिर उसके बाद 1949 के अंदर माओ जेडोंग आते हैं। माओ जेडोंग वो बंदा था जिसने जो उस सोच को हरा के चाइना के अंदर अपनी हुकूमत बनाई। जिस बहुत सारी मेहनत के बाद माओ जेडोंग चाइना का कंट्रोल संभालते हैं। अब माओ जेडोंग कम्युनिज्म को सपोर्ट करते थे और उन्होंने कम्युनिज्म को ही चाइना के अंदर लागू कर दिया। चाइना के अंदर बहुत सारी आबादी थी,
चाइना के अंदर कोई स्टॉक एक्सचेंज नहीं चल रही थी, चाइना का किसी दुनिया के किसी मुल्क के साथ कोई ताल्लुकात नहीं थे, सबसे वो कट ऑफ हो गए। लेकिन चाइना को ये फायदा था कि चाइना के पास खुराक थी, उनके पास पैसा था, उनके पास इतनी इकोनॉमी उनकी थी कि वो दुनिया से कट ऑफ होकर भी अपने आप को मेंटेन रख सके, अपने आप को स्टेबल रख सके। लेकिन दूसरी तरफ जब चाइना ने अपने आप को कट ऑफ कर लिया तो वेस्ट की तरफ दिन ब दिन ज्यादा तरक्की हो रही थी, लोग इंडस्ट्री में जा रहे थे, कैपिटलिज्म प्रमोट हो रहा था वेस्ट के अंदर, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रही थी। दिन ब दिन नई जिद्दत आ रही थी इंडस्ट्री के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, वेपन्स के अंदर, ट्रेन के अंदर, एरोप्लेन के अंदर, हर किस्म की जिद्दत आ रही थी। लेकिन दूसरी तरफ चाइना की तरफ जो एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी, माओ को ये नजर आया कि मेरे पास इतनी बड़ी मैन पावर है जिसको मैं बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके अपनी इस पूरी कौम को गुर्बत से निकाल सकता हूँ। तो क्या किया माओ ने, ये किया कि माओ ने जो भी लोग एग्रीकल्चर काम कर रहे थे उनको वहां से निकाला और इंडस्ट्री की तरफ लेके आए। अब चाइना के अंदर भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका था, लेकिन जो माओ की सोच थी कम्युनिज्म को सपोर्ट करते हुए, वो दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ थे। लेकिन बाकी दुनिया जो कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रही थी वो दिन ब दिन ज्यादा तरक्की कर रही थी चाइना से। उसकी एक बेहतरीन मिसाल ये है, चाइना की जो टोटल इकोनॉमी थी 1960 के अंदर वो 59 बिलियन थी, लेकिन उसके टोटल दूसरी तरफ ये इकोनॉमी 59 बिलियन की इकोनॉमी बहुत बोनी लग रही थी अमेरिका की इकोनॉमी के बराबर। अमेरिका में उस टाइम अमेरिका की इकोनॉमी 1960 के अंदर 543 बिलियन की थी। दुनिया बहुत जल्दी चेंज हो रही थी, अर्ली जो 50s में 1950s में सब चीजें बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी चेंज हो रही थी। माओ अपनी तरफ हुकूमत बना के बैठा हुआ था, दुनिया से कट ऑफ, लेकिन वेस्ट अपनी जो अपना सुपर पावर होने के लिए अपने आप को दुनिया के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा था। तो अब क्या किया अमेरिका ने उस जो सर्द जंग थी उसको खत्म किया, जो बर्फ जमी हुई थी उसको पिघलाने की कोशिश की, और 1972 में रिचर्ड निक्सन जाते हैं चाइना में। रिचर्ड निक्सन जाके मिलते हैं माओ से और माओ को कन्विंस करते हैं कि वो कैपिटल डेमोक्रेसी जैसे हम अपने मुल्कों में डेमोक्रेसी बनाई हुई है उसको प्रमोट करें और आप भी लोगों को डेमोक्रेटिक राइट्स दें। लेकिन ऐसा उसके थोड़े अरसे बाद ही अर्ली 70s में अब क्या होता है कि 1972 में माओ की डेथ हो जाती है, लेकिन माओ की डेथ के साथ माओ की सोच नहीं मरती। माओ जेडोंग की डेथ हो जाती है और उसके बाद 1978 में डैंग ज़ाओपिंग आते हैं, हुकूमत बनाते हैं और वो क्लियर मैसेज देते हैं कि हम माओ की जो सोच थी उसको लेके आगे चलेंगे, वही ऑटोक्रेसी इस मुल्क में चलती रहेगी जो माओ के टाइम पे थी, लेकिन हम कुछ चीजों का चेंज करेंगे। डैंग ने पहली बार दुनिया के साथ मिलने की कोशिश की और उसने कहा कि हमें वेस्ट के साथ मिलना चाहिए। डैंग एक नया लीडर था, एक नया विजन था, लेकिन उसकी सोच माओ की सोच जैसी थी। उसने कहा हम कम्युनिज्म को इसी तरह कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन हम इसमें कुछ नया चेंज लाएंगे, कुछ नई जिद्दत लाएंगे, हम वेस्ट के साथ हाथ मिलाएंगे। इसी वजह से डैंग ने 1979 के अंदर पहला टूर किया अमेरिका का, जो किसी भी चाइनीज लीडर का पहला विजिट था अमेरिका का जाके, जो उसने एक क्लियर मैसेज दिया और क्लियर सिग्नल दिया दैट चाइना इज ओपन फॉर एवरीवन, कोई भी आए चाइना में बिजनेस करे। अब ये टाइम था जब चाइना को लगा कि वेस्ट को हमें सिग्नल देना चाहिए, वहां से हमें पैसे मिलेंगे और अपनी हुकूमत हम अपने मुल्क को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसी सोच को लेके डैंग यूएसए गया, वहां पर उनको एक वीआईपी टूर दिया गया नासा का और बहुत सारे लोगों को उन्होंने ये बताया कि चाइना कम्युनिस्ट बेशक है लेकिन चाइना इज नाउ ओपन फॉर एवरीवन। इसी सोच को लेके जब डैंग वापस आए तो उन्होंने शेंजन विलेज, जो उस टाइम बिल्कुल छोटा सा एक विलेज था, वहां पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का इफ्तिताह किया। शुरू में इन्होंने सिर्फ 4 इकोनॉमिक जोन बनाए। अब ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन में होता क्या था कि बाकी पूरे मुल्क के अंदर वही कम्युनिज्म चल रहा था, लेकिन इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर बाहर से लोग बिजनेस कर रहे थे, कंपनीज बाहर एक्सपोर्ट कर रही थी, बाहर से पैसा आ रहा था, नई इंडस्ट्री लग रही थी और वहां पर सस्ता लेबर मिल रहा था, टैक्स फ्री जोन थे, जिसकी वजह से चाइना ने तरक्की की। छोटा सा एक गांव शेंजन जहां पर ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन लगा था, 4 इकोनॉमिक जोन लगे
उसका क्या फायदा हुआ चाइना को कि शेंजन जैसा छोटा सा जिसकी 1982 में टोटल आबादी सिर्फ और सिर्फ 59,000 थी, लेकिन वही आबादी बढ़कर 2016 में 12 मिलियन के करीब पहुंच जाती है। और उसकी वजह से क्या हो रहा था कि चाइना के अंदर एक्सपेंशन हो रही थी, चाइना के अंदर रोज रोज पर रोज चाइना एक्सपेंशन की तरफ जा रहा था। उस स्पेशल इकोनॉमिक जोन की वजह से चाइना के अंदर बहुत सारा पैसा आ रहा था, एक्सपोर्ट्स हो रही थी, लोगों को नया रोजगार मिल रहा था, इंडस्ट्री लग रही थी, लेबर बढ़ रही थी मुल्क के अंदर, और उनकी तमाम नीड्स पूरी कर रहे थे वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसकी वजह से एक्सपेंशन की तरफ गया। और चाइना दिन ब दिन, उस टाइम के फैक्ट एंड फिगर्स ये बताते हैं कि चाइना हर 2 हफ्ते के बाद रोम के साइज जितना बढ़ रहा था। अब एक रिसर्च के मुताबिक 2019 तक चाइना ने सिर्फ 3 साल के अंदर इतना सीमेंट इस्तेमाल किया है जितना अमेरिका ने पिछले 100 साल के अंदर भी इस्तेमाल नहीं किया। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि चाइना कितनी तेजी से तरक्की कर रहा है, कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है। जहां पर ये सब चीजें हो रही थी वहां पर एक इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बूस्ट करने लगी। वो इंडस्ट्री थी टॉय इंडस्ट्री, खिलौने बनाने की इंडस्ट्री। चाइना के अंदर तकरीबन 1500 से 2000 फैक्ट्रीज ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ खिलौने बनाती हैं, और चाइना दुनिया में सबसे ज्यादा टॉयज एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क भी है इस वक्त। अब जो जो तरक्की हो रही थी, एक्सपेंशन हो रही थी, वही छोटा जो शेंजन का एक आइडिया था, शेंजन स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने का, वही स्पेशल इकोनॉमिक जोन अब पूरे चाइना के अंदर फैल रहे थे। क्यों? चाइना के अंदर पैसे आ रहे थे। अब चाइना ने जो अपनी कम्युनिज्म की सोच थी उसको चेंज करना शुरू किया। उन्होंने एक नए टर्म को इजाद किया कि सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये एक ऐसी चीज थी जिसमें वो लोगों को भी बता रहे थे कि हम कम्युनिज्म को छोड़ नहीं रहे, हमने सोशलिज्म को अडॉप्ट किया, लेकिन सोशलिज्म के अंदर हमने कम्युनिज्म की जो खुसूसियात है वो डाल के हम इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। अब ये सब कुछ जहां पर हो रहा था, मुल्क दिन ब दिन तरक्की कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद 1980s तक जो चाइनीज इकोनॉमी थी वो पिछले कुछ सालों से डबल हो चुकी थी, जो कि 191 बिलियन तक पहुंच चुकी थी, और 1990 तक यही इकोनॉमी 316 बिलियन तक चली गई थी। लेकिन इसके बावजूद चाइना का मुकाबला अभी भी अमेरिका के साथ नहीं। अमेरिका की इकोनॉमी इस वक्त भी 6 ट्रिलियन को टच कर रही थी। अब क्या होता है कि इसके बाद जहां पर जिद्दत आ रही थी, कैपिटलिज्म, वेस्ट कैपिटलिस्ट लोगों के साथ चाइना के ताल्लुकात बढ़ रहे थे, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वेस्ट के साथ जब लोगों के ताल्लुकात बढ़े तो लोगों के अंदर जिद्दत आना शुरू होगी, लोगों का विजन एक्सपैंड होना शुरू हो गया। इसकी वजह से एक इवेंट ऐसा हुआ जिसकी वजह से चाइना को बहुत सारा नुकसान हुआ। वो इवेंट था तियाननमेन स्क्वायर मैसेकर। वहां पर क्या हुआ कि कुछ स्टूडेंट्स ने एहतजाज करना शुरू किया कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलना चाहिए, हमें हर तरह के राइट्स मिलने चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि मुल्क प्रॉफिट्स कमाई जा रहा है, उसके साथ साथ लोगों को उनके जीने का हक भी मिलना चाहिए, उनको सारे राइट्स मिलने चाहिए, उनको बोलने की आज़ादी मिलनी चाहिए। जबकि चाइना के अंदर कम्युनिस्ट थी और कम्युनिस्ट पार्टी ही रूल कर रही थी काफी सालों से। अब तियाननमेन स्क्वायर में क्या हुआ कि 1989 के अंदर कुछ स्टूडेंट्स उठते हैं और प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन चाइना जो एक कम्युनिस्ट सोच थी, जिनकी डैंग कम्युनिस्ट सोच का मालिक था, उन्होंने ये क्लियर मैसेज दिया उन स्टूडेंट्स को कि हम आपकी बात कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। पॉलिटिकल फ्रीडम एक और चीज है और इकोनॉमिक फ्रीडम एक और चीज है। हम कम्युनिस्ट हैं और हमारी पार्टी रूल कर रही है, तो हम आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे। जिसका क्लियर मैसेज उन्होंने इस तरीके से दिया कि उन्होंने ट्रूप्स और सोल्जर्स और टैंक्स भेजना शुरू कर दिए, और एक प्रॉपर मैसेकर हुआ उस जगह पे, जिसकी वजह से चाइना के साथ वेस्ट ने अपने ताल्लुकात फिर रोक दिए। चाइना के साथ अमेरिका की काफी सारी मिलिट्री इक्विपमेंट्स की डील्स हो रही थी, जिनको अमेरिका ने कैंसिल कर दिया ड्यू टू दिस मैसेकर। अब उसके बाद क्या होता है, चाइना ने काफी सारे लोगों को इस मैसेकर के अंदर मारा, लेकिन उन्होंने आज तक इसके बारे में किसी को नहीं बताया कि वो कितनी तादाद थी, कितने लोग उस इवेंट के अंदर मारे गए। अब आहिस्ता आहिस्ता चीजें चेंज हो रही थी, वक्त गुजरता गया तो वो मैसेकर की यादें धीमी पड़ती गई। इसी चीज को खत्म करने के लिए 1990 में चाइना ने जो लीडरशिप थी उसने एक काम किया कि शंघाई
जो शंघाई स्टॉक एक्सचेंज है उसको खोला। लोगों को एक तरीके से उस बुरी याद को बुलाने के लिए उन्होंने ये किया कि स्टॉक एक्सचेंज खोला, लोगों का रुझान दोबारा उस पैसे की तरफ आया, लोग एक कैपिटलिस्ट सोच को वापस वेलकम कर रहे थे। और जब ये स्टॉक एक्सचेंज खुली तो लोगों के अंदर एक नई सोच आई कि हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे, बहुत सारी अर्निंग। 1990 में जब स्टॉक एक्सचेंज खोली गई तो उसके बाद काफी सारी तरक्की होना शुरू की, लोगों के पास पैसा आ रहा था, लोग बहुत सारी चीजें खरीद रहे थे। अब चाइना की सक्सेस के निशान पूरी दुनिया में नजर आ रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि लोगों की डिमांड्स बढ़ती गई, लोगों के पास चीजें पैसे आए तो लोगों ने चीजें खरीदनी थी। अब उसकी वजह से बहुत सारी डिमांड्स थी लोगों की, कंज्यूमर जो एक अरबों की तादाद, बिलियंस की तादाद में जो कस्टमर थे उनको चीजें चाहिए थी, जिसकी वजह से सरकार ने तमाम लोगों को नई कंपनीज लगाने के लिए कहा जो लोकली भी लोगों की डिमांड्स पूरी कर रही थी और चीजें एक्सपोर्ट कर रही थी। बहुत सारे लोग जिनका लाइफस्टाइल बदल रहा था, लाइफस्टाइल अपग्रेड हो रहा था, बहुत सारी चीजें नई आ रही थी, रोल्स रॉयस आ रहे थे, आईफोन आ रहे थे, लोगों की तरक्की हो रही थी। लेकिन वहीं पे वो लोग भी थे जो बहुत सारी चीजें ऐसी चीजें थी जिनको वो खरीद नहीं सकते थे। पॉवर्टी का फैक्टर वहीं पे इन्वॉल्व था, पॉवर्टी का फैक्टर वहीं पे था। बहुत सारे लोग ऐसी चीजें जो बाहर से इम्पोर्ट हो रही थी या जो इंडस्ट्री उस लोकली मैन्युफैक्चर्ड कर रही थी बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए या डिमांड को पूरी करने के लिए, बहुत सारे ऐसे लोग थे 1990s के अंदर। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 75 करोड़ आबादी ऐसी थी, ऑलमोस्ट 750 मिलियन लोग ऐसे थे जो उन चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो वहां पर एक नई चीज इंट्रोड्यूस कराई चाइना की इंडस्ट्री ने, काउंटरफीट गुड्स, जिनको हम 2 नंबर चीजें या नकली अशिया कहा जाता है, या आप कह लें कि ऐसी चीजें जिनकी नकल करके बनाई जाती है लेकिन वो उनके अंदर कोई ऐसा ओरिजिनल चीज नहीं होती। उन लोगों के लिए एक नई उम्मीद जागी कि वो भी चीजें खरीद सकते हैं जो जिनके पास पैसे नहीं है। अब काउंटरफीट गुड्स ने क्या किया, काउंटरफीट गुड्स ने पूरी माशरे के अंदर लोगों के अंदर कुव्वत खरीद पैदा कर दी, परचेजिंग पावर लोगों की बढ़ गई। अब जो लोग एक ब्रांडेड चीज, जो ओरिजिनल चीज नहीं ले पाते थे, बहुत सारी महंगी थी, लेकिन वही चीज चाइना एक सस्ते पैसों में बना के दे रही थी जो उनकी डिमांड को पूरा कर रही थी, उनका जो यूटिलिटी है पूरी कर रही थी। अब चाइना को ये करना था कि चाइना को ये प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया के अंदर बेचनी थी, जो उसने किया, वही गुड्स उसने पूरी दुनिया के अंदर फैलाई। अब जब ये सारा कुछ ठीक चल रहा था तो चाइना को लगा कि अब हमें अपना रोल दुनिया के साथ भी बनाना है, अपना इन्फ्लुएंस दुनिया के अंदर भी बढ़ाना है। उसकी वजह से चाइना को चाहिए था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे अपनी मेंबरशिप। अब उसके लिए सबसे मेन जो वजह थी उसको ना मिलने की, वो था सिर्फ और सिर्फ एक काउंटरफीट गुड्स, जिस पे उन्होंने पूरी दुनिया को ये इत्मीनान दिलाया कि हम इस पे काम करेंगे और हम जो भी लोग ये काम कर रहे हैं, 2 नंबर चीजें बना रहे हैं, हम उनको रोकेंगे और हम जितनी भी कंप्लायंस है उसको पूरा करेंगे। अब काउंटरफीट गुड्स जो है वो चाइना की 8% जीडीपी में अपना किरदार अदा कर रही थी। दूसरी तरफ बिल क्लिंटन की सपोर्ट थी पूरी चाइनीज गवर्नमेंट को, चाइनीज अथॉरिटीज को, कि वो उनको सपोर्ट करेगी WTO में अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए। अब जहां पर बिल क्लिंटन उनको सपोर्ट कर रहा था तो दूसरी तरफ बहुत सारी कंपनीज ऐसी थी जो असली गुड्स बना रही थी, लेकिन उन्हीं की काउंटरफीट गुड्स चाइना बना रहा था और बहुत सस्ते में मार्केट में फेंक रहा था, जिसकी वजह से जो असली प्रोडक्ट्स बन रही हैं वो बिक नहीं रही थी और उन कंपनी वालों को बहुत सारा नुकसान हो रहा था। अमेरिका ने इस चीज पे जोर डाला कि चाइना इन चीजों को रोकेगा और चाइना ने तसल्ली दिलाई अमेरिका को और बाकी सब लोगों को कि वो इसको रोकने के लिए पूरा अपना किरदार अदा करेंगे। लेकिन 2019 के रिकॉर्ड में देखा जाए तो दुनिया की जो काउंटरफीट गुड्स का रिकॉर्ड है उसमें 85% जो काउंटरफीट गुड्स हैं वो चाइना से आती हैं, 3% टर्की से आती हैं और बाकी बहुत सारे मुल्क भी इसमें शामिल हैं, जो रिमेनिंग पार्ट बचता है। अब चाइना दिन ब दिन तरक्की कर रहा था, लोग सारा मैसेकर को, जो टायननमेन स्क्वायर का मैसेकर था, उसको भूल चुके थे, स्टॉक एक्सचेंज खुल चुकी थी, माओ की सोच जो अर्ली 90s में थी, अब वो चाइना बदल रहा था, चाइना के अंदर हालात बदल रहे थे, चाइना के अंदर कैपिटल सोच
पनप रही थी। 1998 में ऑफिशियली यूएस ने सपोर्ट किया डब्ल्यूटीओ के अंदर चाइना को। अब 1998 में चाइना की जो इकोनॉमी थी वो ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन को हिट कर गई, लेकिन उसके बावजूद भी चाइना अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकता था, क्योंकि उस वक्त अमेरिका की इकोनॉमी ऑलमोस्ट 9 ट्रिलियन को टच कर रही थी। अब ये फिगर्स चेंज हो रहे थे, जो जो चाइना तरक्की कर रहा था तो उससे डबल स्पीड में अमेरिका भी तरक्की कर रहा था। ये सब कुछ ठीक चल रहा था, इंडस्ट्री चल रही थी, सब जगह पे काम हो रहे थे, लोगों को रोजगार मिल रहा था। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आता है कि अर्ली 2008 में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, और ये इकोनॉमिक क्राइसिस सिर्फ चाइना के लिए नहीं था बल्कि पूरी दुनिया के लिए था। सिर्फ इस क्राइसिस की वजह से 2.6 मिलियन जॉब्स लोगों की खत्म होगी, 1 मिलियन के करीब लोगों के घर खत्म हो गए, घर छोड़ने पड़े, ऑलमोस्ट 10 मिलियन के करीब लोगों के बिजनेस तबाह हो गए। ये इतना बड़ा क्राइसिस था जिसकी वजह से चाइना को भी बहुत बड़ा धचका लगा। अब चाइना की मेजर एक्सपोर्ट्स वेस्ट में जा रही थी, जिसकी वजह से वो सब एक्सपोर्ट्स रुकी। कंपनीज के पास ऑर्डर थे, लेकिन अब इस क्राइसिस के बाद कंपनीज ने माल लेना छोड़ दिया, जिसकी वजह से बहुत सारा लेबर बेरोजगार हो गया, फैक्ट्रीज बंद हो गई। चाइना के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है जो क्रिसमस ट्रीज बनाती है, लेकिन इस क्राइसिस की वजह से वो सब फैक्ट्रीज बंद पड़ी थी। लोगों के पास कोई ऐसा तरीका नहीं था, चाइनीज के पास कोई ऐसा तरीका नहीं था कि इन ऑर्डर्स को, इस माल को वह कहाँ पे एक्सपोर्ट करें। दिन ब दिन अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी, डिप्रेशन बढ़ रहा था मार्केट के अंदर, और उसी तरह मार्केट के साथ साथ इकोनॉमी के ऊपर भी डिप्रेशन बढ़ता जा रहा था। लेकिन फिर उसके बाद एक नए लीडर आते हैं और वो ये कहते हैं कि हम अपनी इकोनॉमी को बचाएंगे, अपने बिजनेस को बचाएंगे, और पहली बार सरकार अपनी डीप पॉकेट्स में से, चाइनीज गवर्नमेंट अपने डीप पॉकेट्स में से 543 बिलियन का बेल आउट देती है चाइनीज बिजनेसमैन को। उससे क्या होता है कि जो 2008 का क्राइसिस था वो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी बनती है, वही उनको दोबारा खड़ी करती है। एक दोबारा से नई इंडस्ट्री चलना शुरू हो जाती है, लोगों को माल बेचना शुरू करते हैं, और वापस दुनिया कुछ अर्से के बाद इस इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलना शुरू कर देती है। और चाइना, जो कि जिसके पास बहुत सारा पैसा था, बहुत सारी मैन पावर थी, सस्ती लेबर थी और पूरी दुनिया का एक्सपोजर था, उसने अपने गुड्स बनाना शुरू किए और एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिए। अब ये स्लीपिंग जायंट एक प्रॉपर तरीके से जाग चुका था। सिर्फ उसको क्या था, मार्केट चाहिए थी। वेस्ट में उसको मार्केट मिली, उसको यूरोप में मार्केट मिली, उसको ईस्ट में मार्केट मिली। अब वो सब जगह पर अपने पैर जमा चुका था। इस सब के बाद क्या हुआ कि चाइना ने बहुत सारी चीजों को, अपने बिजनेस को नए तरीके से फैलाना शुरू किया, इंफ्रास्ट्रक्चर के तरीके से। अब चाइनीज गवर्नमेंट बहुत सारे मुल्कों के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रही थी, अपने नए नए रिसोर्सेज पैदा कर रही थी। जो मिसाल के तौर पे चाइना से लंदन तक एक रेल रोड बनाई, जिससे वो अपनी गुड्स आसानी से एक्सपोर्ट कर सकते थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान काशगर को देख ले, सी पैक का मंसूबा बनाया। अब क्रिटिक्स ये कहते हैं कि चाइना जो है वो इस तरीके से मुल्कों के ऊपर अपनी हुकूमत जमा रहा है, लेकिन एक मशहूर कोड भी है चाइनीज के बारे में, व्हेन यू हैव अ चेकबुक यू डोंट नीड स्वॉर्ड्स, कि जब आपके पास पैसा हो तो आपको तलवारों की जरूरत नहीं है। तो चाइना एग्जैक्टली वही कर रहा है। चाइना बहुत बेतहाशा किस्म का पैसा इन्वेस्ट कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। आप सी पैक को देख लें, आप बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं अफ्रीका के अंदर। और उसके बाद क्या होता है, एक टाइम आता है जब चाइना और अमेरिका की इकोनॉमी ऑलमोस्ट बराबर होना शुरू हो जाती है। उसके बाद ट्रंप की हुकूमत आती है और ट्रंप को ये नजर आ रहा होता है कि चाइना अब हमारे से हमारी पावर ले रहा है। चाइना जिसकी आबादी 1.4 बिलियन है, जो कि बहुत सारे मुल्कों से भी ज्यादा है, तकरीबन न्यूजीलैंड, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट यूरोप और ऑलमोस्ट तकरीबन पूरे यूरोप को अगर तमाम मुल्कों की आबादी को मिलाया जाए तो फिर भी ये चाइना की आबादी से कम होती है। चाइना एक ऐसा मुल्क जो पूरी दुनिया की ग्लोबल जीडीपी में 18.6% का रोल अदा कर रहा है, जो पूरी दुनिया में
40% कंप्यूटर्स एक्सपोर्ट कर रहा है, 34% एसीज एक्सपोर्ट कर रहा है और सबसे ज्यादा 70% सेल फोन्स एक्सपोर्ट कर रहा है। एक ऐसा बड़ा मुल्क जो दुनिया की सुपर पावर बनने जा रहा है, जो दुनिया की इकोनॉमिक जायंट बनने जा रहा है। अल्लाह हाफिज।